अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स, मैं खान नाज़मीन शरीफ। वेलकम टू FH2 क्लासेस। आज हम लोग महाटेट का सेट 3 के रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। साइकोलॉजी के जो क्वेश्चन थे, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड साइकोलॉजी के, वो क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर दिए हैं 2 वीडियोस में। देखिए उसमें भी एक क्वेश्चन के अंदर कंफ्यूजन है, आंसर की मतलब जो सेट के हिसाब से जो आंसर है वो कुछ और दिया गया है, लेकिन अगर हम बुक्स को रेफर करें तो आंसर कुछ और है। तो देखिए उस क्वेश्चन को भी आज हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 181 है यहाँ पर। क्या सवाल है? वाइगोस्की प्रपोज दैट चाइल्ड डेवलपमेंट इज, यानी वाइगोस्की ने प्रपोज किया कि चाइल्ड डेवलपमेंट वाइगोस्की के हिसाब से क्या है, क्या तजवीज रखी है उसने कि चाइल्ड डेवलपमेंट क्या है। तो देखिए इसका एक्चुअली आंसर जो है वो सोशल इंटरेक्शन आना चाहिए, क्योंकि वाइगोस्की ने कौन सी थ्योरी दी थी? सोशियो कल्चरल थ्योरी दी थी, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताई हूँ। लेकिन यहाँ पर जो करेक्ट आंसर दिया गया है वो क्या दिया गया है? अ प्रोडक्ट ऑफ जेनेटिक स्ट्रक्चर दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है वो कुछ इस तरह से आना चाहिए था, अ प्रोडक्ट ऑफ सोशल इंटरेक्शन। ओके, तो यहाँ पर यह आंसर क्यों दिया गया है ये समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर है वो अ प्रोडक्ट ऑफ सोशल इंटरेक्शन होना चाहिए था। लेकिन जबकि आंसर की में अ प्रोडक्ट ऑफ जेनेटिक स्ट्रक्चर दिया गया है, तो अभी के लिए हम इसी को मान के चलते हैं। इंशाल्लाह ताला इसके बारे में जो डाउट है मैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में या आने वाली कोई एक वीडियो में क्लियर कर दूंगी। तो आज हम लोग अभी जो रीजनिंग है सेट 3 की, उसके कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, इन द गिवन क्वेश्चन फाइंड द आंसर फिगर इन विच क्वेश्चन फिगर इज एम्बेडेड, यानी दिए गए सवाल में जवाब वाली शक्ल दरियाफ्त कीजिए जिसमें सवाल वाली शक्ल सराहियत कर गई है। यानी हमको ये देखना है कि ये जो फिगर गिवन है इसके जरिए हम जो 4 ऑप्शन दिए गए उनमें से कौन सा फिगर बना सकते हैं। तो बहुत ही आसान है, देखिए आप एकदम आराम से पहचान जाएंगे यहाँ पर किस तरह से स्ट्रक्चर है, कुछ इस तरह से यहाँ पर स्ट्रक्चर है। बस ये वाले स्ट्रक्चर को हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर इस तरह का नजर नहीं आ रहा है, यहाँ पर पोजीशन चेंज कर दी गई है, सेम है लेकिन पोजीशन उसकी चेंज कर दी गई है। यहाँ पर भी इस तरह का नजर नहीं आ रहा है। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी में ही हमको दिख रहा है कुछ इस तरह से यहाँ पर, और ये यहाँ पर इस तरह से। तो यानी ऑप्शन नंबर बी के अंदर जो है सवालिया फिगर छुपा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके, तो बी जो है इसका सही जवाब है। इस तरह की शक्लों को आपको थोड़ा गौर से मुशाहिदा करना है कि किस तरह से अंदर, क्योंकि कभी कभी कंफ्यूजन क्रिएट किया जाता है, एक जैसी शक्लें दी जाती है, कंफ्यूज हो जाते हैं, बारीक बारीक नुक्ते का भी, पॉइंट का भी वहां पर फर्क होता है। ये आसान थी, लेकिन ऐसी भी शक्लें आती है जिसमें सिर्फ एक ही नुक्ते का, एक ही पॉइंट का डिफरेंस होता है और हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको ये सारी बातों का ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए सीटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। सीटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन जो है, दो सेट में जो प्रीवियस दो सेट किए थे हमने, सेट 1 और सेट 2, उसमें भी हम लोगों ने सीटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन देख लिए थे। उसमें सर्कल में सीटिंग अरेंजमेंट बताई गई थी कि सर्कल में किस तरह से सीटिंग अरेंजमेंट की जाए और किस तरह से पोजीशन के हिसाब से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आज के देखेंगे, आज के सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन किस टाइप में है। 6 people C, D, E, F and F, G and H are sitting in a straight line facing north, not necessarily in the same order। यानी ये जो 6 है, 6 अल्फाबेट है या 6 पीपल हैं, C, D, E, F, G and H, ये लोग नॉर्थ को फेस करके बैठे हुए हैं, यानी शुमाल की तरफ उनका फेस है, शुमाल की जानिब की तरफ फेस करके बैठे हुए हैं। अब यहाँ पर क्या कहा गया है कि नॉट नेसेसरीली इन द सेम ऑर्डर, यानी जिस तरह से यहाँ पर दिया गया है, सी के बाजू में डी, डी के बाजू में ई, ई के बाजू में एफ, जी, एच, इस तरह से नहीं बैठे हुए हैं वो, उनकी पोजीशन चेंज है, सिर्फ नॉर्थ की तरफ उनका फेस है, शुमाल की जानिब उनका चेहरा है। तो यहाँ पर इनकी पोजीशन भी बताई गई है कि कौन किसके बाजू में है, कितने नंबर पर है, सब बताया गया है यहाँ पर। तो उसके हिसाब से हमको क्या करना है, फिगर ड्रॉ करना है। अब देखिए सबसे पहली बात ये याद रखनी है हमको कि क्या कहा गया है। देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि
स्ट्रेट लाइन में बैठे हुए हैं और नॉर्थ को फेसिंग किया हुआ है, बराबर, यानी एक सीधी लाइन में शुमाल का रुख किए हुए बैठे हैं ये लोग। ओके, यानी शुमाल का रुख यानी किस जानिब आएगा, इस तरह से इनका शुमाल की तरफ इनका फेस आएगा, इनका रुख आएगा, इनका चेहरा होगा। अब यहाँ पर इनकी पोजीशन के हिसाब से हमको क्या करना है, इसको ड्रॉ करना है। देखिए क्या है यहाँ पर इनकी पोजीशन, डी इज स्टैंडिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ एफ, यानी जो डी है वो एफ के राइट में सेकेंड नंबर पर है। अब देखिए राइट और लेफ्ट भी कैसे डिसाइड करेंगे, अगर इनका फेस नॉर्थ की तरफ है, ये मैंने एरो जिस तरह से ड्रॉ की हूँ इस तरह से, तो ये इनका राइट हो जाएगा, ये इनका लेफ्ट हो जाएगा, क्योंकि नॉर्थ की तरफ फेस करके बैठे हुए हैं ये लोग, बराबर। तो नॉर्थ की तरफ जब हम फेस करते हैं, यानी आप अपनी पोजीशन देखिए, अभी फ़िलहाल में आप जैसे बैठे हुए हैं वो, तो ये आपका राइट होता है और ये आपका लेफ्ट होता है। अब इस हिसाब से हमको अरेंजमेंट करना है। ओके, तो देखिए क्या कहा गया है, डी इज स्टैंडिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ एफ, यानी हमको एफ के हिसाब से डी की पोजीशन डिसाइड करनी है। तो अभी हम देख लेते हैं यहाँ पर, अब डी इज स्टैंडिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ एफ, यानी एफ जहाँ पर भी है उसके राइट में सेकेंड नंबर पर, राइट हमने देखे, अगर इस तरह से उनका शुमाल की जानिब रुख है, अगर नॉर्थ की तरफ है तो ये राइट हो जाएगा, ये लेफ्ट हो जाएगा। तो डी कहाँ पर है, सेकेंड टू द राइट ऑफ एफ, यानी एफ के राइट में, यानी इस जानिब राइट और इस जानिब लेफ्ट, तो उसके राइट में सेकेंड नंबर पर डी है, यानी इनके बीच में अभी एक पीपल मौजूद है, एक जो है बंदा वो मौजूद है इनके बीच में। उसके बाद क्या है आगे की पोजीशन, अब उसके बाद देखेंगे हम किसकी पोजीशन बताई गई है यहाँ पर, सी इज स्टैंडिंग फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ एच, एच इज नॉट स्टैंडिंग ऑन द एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन, ई इज स्टैंडिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ डी। अब देखिए यहाँ पर डी की पोजीशन हमने, डी को हमने यहाँ पर बना लिए हैं, तो डी के हिसाब से अब हम देखेंगे कि क्या है, ई इज स्टैंडिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ डी, यानी ई जो है वो डी के राइट में सेकेंड नंबर पर है, यानी यहाँ पर भी एक आ जाएगा और यहाँ पर भी एक आएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, अब उसके बाद देखेंगे कि सी इज स्टैंडिंग फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ एच, यानी जो सी है वो एच के कैसे हैं, फोर्थ नंबर पर है, और एच एक्सट्रीम एंड पर नहीं है, यानी आखिर में एच नहीं खड़ा हुआ है, इसके लिए हम एच को यहाँ पर ले लेते। इसके बाद क्या गया, कहा गया कि जो सी है वो लेफ्ट की तरफ, लेफ्ट की तरफ यानी इस जानिब, लेफ्ट की जानिब कितने नंबर पर है, चौथे नंबर पर है। तो देखिए एक तो डी हो गया, दो यहाँ पर आएगा, तीसरा एफ है, तो चौथा सी यहाँ पर आ जाएगा, बराबर। अब क्या बच गया हमारे पास, जी बच गया, जी की कोई खास पोजीशन नहीं बताई गई है और ये एक स्पेस बच जाता है, तो हम इस तरह से यहाँ पर जी को बना लेंगे। तो देखिए अब कंडीशन के हिसाब से किस तरह से बन गए हैं, एक बार फिर से मैं आपको बताती हूँ। देखिए सी एफ जी डी एच एन ई। अब हम सवाल के साथ साथ इसको कंपेयर करते हैं। क्या है देखिए सवाल, डी इज स्टैंडिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ एफ। अब देखिए डी जो है वो एफ के सेकेंड में, राइट में सेकेंड नंबर पर है, बराबर। सी इज स्टैंडिंग फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ एच। देखिए सी जो है ये एच से लेफ्ट में फोर्थ नंबर पर है, बराबर, ये इसका लेफ्ट जानिब हो जाएगा, तो फोर्थ नंबर पर है ये, डी वन नंबर पर है, जी सेकेंड है, एफ थर्ड है और सी फोर्थ हो गया लेफ्ट में। एच से अगर हम जाते हैं तो अब यहाँ पर है एच इज़ नॉट स्टैंडिंग ऑन द एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन। देखिए एच दोनों मतलब लाइन के आखिर में नहीं खड़ा हुआ है, इस तरह से बताया जा रहा है वहाँ पर। तो देखिए एच यहाँ पर हमको दिख रहा है कि एच लास्ट में नहीं है। ई इज स्टैंडिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ द डी। अब ई देखिए जो डी है, डी से राइट में सेकेंड नंबर पर है, बराबर। तो इस तरह से अकॉर्डिंग टू फिगर, अकॉर्डिंग टू इन्फॉर्मेशन आपको क्या करना है, इनकी अरेंजमेंट करनी है। ये हो गया। अब इसके बाद हमको सवाल की तरफ जाना है कि इफ़ ऑल द पीपल्स आर आस्क्ड टू स्टैंड इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम द लेफ़्ट टू द राइट, यानी अगर इन तमाम अल्फ़ाबेट को कहा जाए कि ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से खड़े हो जाए लेफ़्ट टू राइट, जैसे ए से जेड लेफ़्ट टू राइट होता है ना, तो ए से जेड जिस तरह से सीरीज़ है अल्फ़ाबेट की, तो उस पोजीशन में ये इन लोगों को कहा गया कि बाद में अपनी पोजीशन चेंज करके खड़े हो जाए अल्फ़ाबेट के हिसाब से। हाँ, एट हाउ मैनी विल रिमेन अनचेंज, तो कितने ऐसे लोग होंगे जिनकी जगह तब्दील नहीं होंगी, यहाँ पर ये पूछा गया है।
तो अब देखिए अगर हम इनका अरेंजमेंट करते हैं तो सबसे पहले शुरुआत में सी ही आएगा, क्योंकि सबसे पहले आने वाला अल्फ़ाबेट यहाँ पर सी है। सी के बाद क्या आ जाएगा? ई, तो जगह चेंज हो जाएंगी। ई के बाद एफ, उसकी भी जगह चेंज हो जाएंगी, थर्ड नंबर पे चले जाएगा। जी चला जाएगा फोर्थ नंबर पे, सॉरी, सी के बाद आएगा डी फर्स्ट नंबर पे, ई सेकंड नंबर पे, एफ थर्ड नंबर पर, जी फोर्थ नंबर पर और एच आ जाएगा 5, यानी सभी की जगह चेंज होंगी। सिर्फ सी ऐसा होगा जिसकी पोजीशन चेंज नहीं होंगी, शुरुआत सी से ही होंगी और यहाँ पर भी शुरुआत सी से हो रही है। तो इसके लिए जो है सी इसका यानी ओनली 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए आंसर देख सकते हैं आप, ओनली 1 इसका करेक्ट आंसर है। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, rearrange the following 5 sentence P, Q, R, S and T in the proper sequence to form a meaningful paragraph. Then answer the question given below. अब ये कुछ स्टोरी से रिलेटेड, जो फेमस स्टोरीज होती है उनसे रिलेटेड कुछ सेंटेंस जंपल दिए जाते हैं आपको उसको रीअरेंज करना है। ओके, अब he made a hole in the wall, फर्स्ट वाला यानी उसने दीवार में छेद कर दिया। देयर वॉज अ ब्रिक वॉल बिटवीन द सेल, यानी कोठी के दरमियान ईंट की दीवार थी। ही वॉज एबल टू टॉक टू हिज फ्रेंड, वो अपने दोस्त से बात कर सकता है। ही वॉज इन प्रिजन, वो जेल में है। हिज फ्रेंड वॉज इन द नेक्स्ट सेल, उसका दोस्त दूसरी कोठी में है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम अरेंजमेंट करते हैं तो अकॉर्डिंग टू अगर जो सेंटेंस उसके हिसाब से अगर अरेंजमेंट करेंगे हम, तो फर्स्ट क्या आएगा कि वो जेल में है। ही वॉज इन प्रिजन, यानी एस यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर आ जाएगा। उसके बाद हिज फ्रेंड वॉज इन द नेक्स्ट सेल, यानी उसका दोस्त दूसरी कोठी में है, तो टी सेकंड नंबर पर आ जाएगा। अब क्या है फिर, दो दोस्त तो हैं बाजू की कोठी में, लेकिन क्या परेशानी है कि कोठी के दरमियान ईंट की दीवार थी, यानी देयर वॉज अ ब्रिक वॉल बिटवीन द सेल, तो यहाँ पर क्यों आ जाएगा थर्ड वाला। फिर उसने छेद कर दिया दीवार के अंदर। ओके, तो ये पी वाला जो है ही मेड होल इन द वॉल, ये यहाँ पर आ जाएगा। और ही वॉज एबल टू टॉक टू हिज फ्रेंड, यानी वो अपने दोस्त से बात कर सकता है, जो आर है वो लास्ट में आएगा। अब सवाल देखते हैं, अरेंजमेंट तो हमने कर लिए, अब हम सवाल देखेंगे कि सवाल क्या दिया है। तो देखिए सवाल क्या दिया गया है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द फिफ्थ सेंटेंस आफ्टर रीअरेंजमेंट, यानी 5वें नंबर पर कौन सा आएगा, तो 5वें नंबर पर क्या आएगा, यहाँ पर आर आ जाएगा, तो आर इसका सही जवाब होगा। तो आर इसका सही जवाब है। तो इस हिसाब से क्या इसका करेक्ट आंसर होगा, आर, यानी लास्ट में फिफ्थ नंबर पर कौन सा आता है, आर आता है, तो आर जो है हमारा सही जवाब होगा। ओके, देखिए देख सकते हैं आप, आर यहाँ पर सही जवाब दिया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टर्म ऑफ द सीरीज 76, 72, 68 ब्लैंक स्पेस इज 0, ये मैथमेटिकल का क्वेश्चन है, इसको हम मैथ्स की सीरीज में करेंगे। अब यहाँ पर देखिए सेम वही वाला जो इन्फॉर्मेशन है, हमने सीटिंग अरेंजमेंट की जो इन्फॉर्मेशन अभी हमने ऊपर ड्रॉ किए थे, उसी के ऊपर देखिए एक ही तरह की इन्फॉर्मेशन के ऊपर ये कॉम्प्रीहेंशन वाले क्वेश्चन कहा जाता है इनको। तो कॉम्प्रीहेंशन यानी आपको समझना है, जो भी मालूमात दी जा रही है फ़हम और इदराक में आता है, कॉम्प्रीहेंशन कहा जाता है। यानी जो आपको हिदायतें दी जा रही हैं उसके हिसाब से आपको अमल करना होता है और फिर आपको सवाल के जवाब तक पहुंचना होता है। ओके, तो कॉम्प्रीहेंशन या फिर हिदायत के ऊपर अमल, इस तरह के ये सवालात है। तो हमने जो ऊपर हिदायत दी गई थी इसी तरह का क्वेश्चन ऊपर भी आया था। तो देखिए एक ही इन्फॉर्मेशन के ऊपर कम से कम आपको 4 से 5 सवाल दिए जाते हैं। अगर आप उसको अच्छे से समझ लेते हैं, अगर आप उसको अच्छे से हैंडल कर लेते हैं, तो आपके 5 मार्क्स एक इन्फॉर्मेशन के ऊपर फिक्स हो जाते हैं। लेकिन अगर आपने वहाँ पर गड़बड़ कर दिए तो आपके 5 मार्क्स जा भी सकते हैं एक ही इन्फॉर्मेशन की वजह से। ओके, तो अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, आपको वही वाली जो इन्फॉर्मेशन है हमको यूज़ करनी है। तो अब क्या इन्फॉर्मेशन है, देखिए हम सवाल को चाहे तो एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, सेम है क्या, CDEFG and H are स्टैंडिंग इन अ स्ट्रेट लाइन फेसिंग नॉर्थ, नॉट नेसेसरीली इन द सेम ऑर्डर। D is standing second to the right of F, C is standing 4 to the left of H and H is not standing on the extreme end of the line. E is standing second to the right of D. Which of the following pairs represent the people standing at the extreme end of the line?
तब यहाँ पर हमने जो इन्फॉर्मेशन के हिसाब से फिगर ड्रॉ किए थे, अगर वो आपके पास मौजूद हैं तो आप उसी में कंपैरिजन कर सकते हैं। मैं इन्फॉर्मेशन के हिसाब से फिगर यहाँ पर ड्रॉ करती हूँ, क्योंकि हमको ऑप्शन में ये देखना है कि एक्सट्रीम एंड में इनमें से कौन सी जोड़ी आएंगी, यानी लास्ट के 2 कॉर्नर पर कौन से यहाँ पर अल्फ़ाबेट आ सकते हैं। तो इन्फॉर्मेशन के हिसाब से हमने ऊपर किस तरह से ड्रॉ किए थे मैं आपको वो एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, इसलिए मैं डायरेक्टली यहाँ पर इनकी पोजीशन के हिसाब से इनको अरेंज कर रही हूँ, जैसे कि क्वेश्चन के अंदर गिवन है। तो देखिए इस तरह से है, ये हमने ड्रॉ कर लिए थे अकॉर्डिंग टू इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ पर हमको क्या कहा जा रहा है कि कौन सी जोड़ी ऐसी होंगी जो एक्सट्रीम एंड पर आएंगी, यानी आखिर में आएंगी। तो देखिए सी और ई की जोड़ी यहाँ पर हमको नज़र आ रही है कि ये दोनों भी कहाँ पर आ रहे हैं, एंड में आ रहे हैं, आखिर में आ रहे हैं। तो सी और ई इसका जो होगा करेक्ट आंसर होगा। ओके, अब ये इन्फॉर्मेशन कैसी, ये इनको कैसे मैंने अरेंज की, ये आप ऊपर देखिए, मैं ऊपर बता चुकी हूँ, इसलिए दोबारा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। अब देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हम लोगों ने इसी इन्फॉर्मेशन के ऊपर कर लिए थे। ये भी फ़हम व इदराक या कॉम्प्रीहेंशन का सवाल है, यानी मालूमात को समझना है और आपको सवाल का जवाब देना है। तो यहाँ पर भी देखिए इसका हमने अरेंज किए थे। पहला क्या था, ही वॉज इन द प्रिजन, यानी एस फर्स्ट नंबर पे था। हिज फ्रेंड वॉज इन द नेक्स्ट सेल, यानी उसका दोस्त अगली कोठी में था, ये सेकंड नंबर पर था। फिर उसके बाद देयर वॉज अ ब्रिक वॉल बिटवीन द सेल, यानी कोठी के बीच में एक दीवार थी, क्यू थर्ड नंबर पे था। ही मेड अ होल इन द वॉल, यानी उसने दीवार में छेद कर दिया। और आर यहाँ पर लास्ट नंबर पर था कि वो अपने दोस्त से बात कर सकता था। तब यहाँ पर क्या सवाल है, अरेंजमेंट तो आपने शुरुआत में ही कर ली थी। आपको एक अच्छी सी जगह पर इसी तरह की जो कॉम्प्रीहेंशन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं उसकी मालूमात को आपको जो रफ पेपर दिया जाता है वहाँ पर लिख कर रखना है, ताकि आगे के सवालात के टाइम पर आपको बार बार इसको अरेंज ना करना पड़े। तो क्या सवाल है, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द फोर्थ सेंटेंस आफ्टर अरेंजमेंट, यानी जब हम रीअरेंज इसको करेंगे तो चौथे नंबर पर कौन सा आएगा। तो देखिए चौथे नंबर पर क्या आ रहा है यहाँ पर, पी। तो क्या होगा इसका सही आंसर, पी होगा। देख लेते हम लोग। देखिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, पी। ओके, तो पी जो है वो चौथे नंबर पर आ जाएगा अरेंजमेंट के बाद। सेम उसी के ऊपर और एक क्वेश्चन है, हम लोग वापस से उसको जिस तरह से अरेंज किए थे हम यहाँ पर लगा लेते हैं उसको। क्या क्या था, इस तरह से ये अरेंजमेंट थी हमारी। अब यहाँ पर उसी से रिलेटेड क्या क्वेश्चन है, देखिए तीसरा क्वेश्चन है एक ही मालूमात के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द थर्ड सेंटेंस, अब थर्ड कौन सा होगा, तो क्यू होगा। देखिए कितना आसान है, अगर आपने इसको एक बार लिख कर रख लिए तो सेकेंड भी नहीं लग रहा है आपको आंसर तक पहुँचने में। तो क्यू जो है इसका क्या होगा, सही आंसर होगा। तो क्यू जो है यहाँ पर सही जवाब है कि तीसरे नंबर पर क्यू आएगा। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है एनालॉगी से रिलेटेड। देखिए इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग किस तरह से करना है। एनालॉगी यानी दो कनेक्टेड वर्ड दिए जाते हैं, तो उसी उनके बीच में क्या कनेक्शन है उसके हिसाब से हमको जो सवाल दिया जाता है उसको सॉल्व करना होता है। देखिए यहाँ पर मैन है, वॉक है, यानी जब इंसान चलता है, मैन का अगर वॉक से कनेक्शन है तो यहाँ पर फिश का किससे कनेक्शन आएगा। देखिए ये सवाल पहले भी हो चुका है सेट 1 या सेट 2 में सेम। तो यहाँ पर जो है स्विम इसका सही आंसर होगा। ओके, उसके बाद अगला देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, क्या है, ईच क्वेश्चन हैज़ अ मेन स्टेटमेंट फॉलोड बाय 4 स्टेटमेंट लेबल ए बी सी एंड डी। चूज द ऑर्डर पेयर ऑफ स्टेटमेंट where the first statement implies the second and the two statements are logically consistent with the main। यानी हर सवाल में एक जुमला है जिसके बाद 4 जुमले ऐसे हैं ए बी सी डी के नाम से दिए गए हैं। इसमें से मुंसलिक जोड़ियों को चुनिए जहाँ पहला जुमला दूसरे जुमले की और इशारा कर रहा है और 2 जुमले मंतकी मरकज़ी बयान के मुताबिक है। यानी आपको ये देखना है कि जो मेन सेंटेंस दिया गया है उसके हिसाब से इन चारों में से कौन से 2 जुमले ऐसे हैं जो इसको डिफाइन कर रहे हैं। ओके, अब देखिए, इफ़ यू यूज़ स्मार्टफोन यू विल यूज़ इंटरनेट, यानी अगर तुम स्मार्टफोन यूज़ करोगे, इफ़ यू यूज़ स्मार्टफोन, अगर तुम स्मार्टफोन यूज़ करते हो बराबर, अगर आप स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं तो आप इंटरनेट इस्तेमाल करेंगे। ओके, तो यहाँ पर देखिए दोनों भी पॉजिटिव वाले सेंटेंस हमको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर डोंट का या निगेटिव वाली कोई भी बात नहीं है। ओके, तो अब कौन से 2 जुमले फिर लॉजिकली कंसिस्टेंट होंगे, जाहिर सी बात है जब पॉजिटिव की बात हो रही है तो पॉजिटिव वाले जुमले ही आपस में लॉजिकली कंसिस्टेंट यहाँ पर होंगे। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्या है, देखिए यू यूज़ स्मार्टफोन, यानी आपने स्मार्टफोन इस्तेमाल किया है।
यू विल यूज़ इंटरनेट, आप इंटरनेट इस्तेमाल करेंगे। देखिए दोनों भी सेंटेंस की बात यहाँ पर हो रही है, तो ए और बी ही इसका आंसर आना चाहिए। अब आगे भी देख लेते हैं हम लोग। यू डिड नॉट यूज़ स्मार्टफोन, यहाँ पर इफ़ यू यूज़ स्मार्टफोन कहा गया, यानी आप स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं कहा गया है, नहीं का यूज़ यहाँ पर नहीं किया गया है, तो ये वाला नहीं आएगा। यू डिड नॉट यूज़ इंटरनेट, आपने इंटरनेट इस्तेमाल नहीं किया, तो यहाँ पर इंटरनेट का भी इस्तेमाल बताया गया है, तो ये भी नहीं आएगा। यानी लॉजिकली कंसिस्टेंट या जो मेन सेंटेंस है उसको कौन से दो जुमले डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पर, ए और बी, कि आपने स्मार्टफोन इस्तेमाल किया और आप इंटरनेट इस्तेमाल करेंगे, तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका करेक्ट आंसर होगा। तो देख सकते हैं आप, ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर बताया गया है। अब देखिए ये जो है फोल्डिंग पेपर से रिलेटेड क्वेश्चन है ये, कि देखिए यहाँ पर ये जो पोजीशन दी गई है इस हिसाब से पेपर को फोल्ड किया गया, यानी इस डायरेक्शन में ऐसा बताया गया है, वो एरो का निशान, तो यानी इस डायरेक्शन में पेपर को क्या किया गया है, यहाँ से इस तरह से उसको फोल्ड कर दिया गया, यानी इधर का जो पार्ट था वो भी इसको यहाँ पर फोल्ड कर दिया गया, तो कुछ इस तरह से वो तैयार हो गया, इसे हाफ सर्कल टाइप में वो क्या हुआ, तैयार हो गया फोल्डिंग के बाद। अब देखिए यहाँ पर इस तरह से कुछ दो पॉइंट है गिवन, तो अब क्या कहा जा रहा है कि अगर इसको ओपन किया जाए, अगर इस कटिंग पेपर को, तो किस तरह से दिखाई देगा इन सवालात के हिसाब से। तो देखिए अगर ये एकदम लाइन के ऊपर अगर इस तरह से होते ये सर्कल, तो ये फर्स्ट वाला होता सेंटर के अंदर, बी वाला भी वैसे ही दिखाई दे रहा है हमको। अब यहाँ पर देखिए ये कॉर्नर के ऊपर है, ये जो सर्कल बने हुए हैं छोटे छोटे, आप देख सकते हैं फिगर के अंदर कहाँ पर है वो, आप देख सकते हैं फिगर में कहाँ पर है वो, इस कॉर्नर पर है, इस तरह से कॉर्नर पर है। और ये वाले अगर आप सी वाले में देखेंगे तो वो यहाँ पर है, एकदम सेंटर के अंदर है वो, तो सेंटर में नहीं गिवन है, तो ये भी नहीं आ जाएगा। और ये क्यों नहीं आएगा कि देखिए अगर इस तरह से अगर वो सर्कल होता, तो यहाँ अगर वो दिए गए होते हमको हाफ सर्कल के ऊपर, तो इसका मतलब था कि वो सर्कल के सेंटर में मौजूद है और दोनों तरफ दोनों फोल्डिंग साइड में वो हाफ हाफ आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक ही फोल्डिंग साइड बताई गई है और जो स्मॉल सर्कल अंदर की जानी बने हुए हैं वो पूरी पूरी तरह से बताए गए, मतलब वो किस तरह से होंगे, इसको खोलने के बाद कुछ इस तरह से उनको हमको हासिल होगा, बराबर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि ये इसकी वजह से सेंटर में आ गए हैं, वो तो सेंटर में नहीं है, कॉर्नर पर है, तो इसके लिए ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही जवाब होगा। तो आप लोग देख सकते हैं गिवन है ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर। अब देखिए सीटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड ही क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन के लिए मैं डायरेक्टली अभी फिगर ड्रॉ कर लेती हूँ। इसका एक्सप्लेनेशन हमने जो आप वीडियो को बैक करिए, बैक में आप देख सकते हैं कि इसका एक्सप्लेनेशन मैंने आपको बता चुकी हूँ। तो मैं डायरेक्टली अभी क्या करती हूँ, यहाँ पर इनकी अरेंजमेंट लिख देती हूँ कि किस तरह से इनकी अरेंजमेंट है। तो देखिए सी था, उसके बाद एफ है, उसके बाद जी है, उसके बाद डी है, उसके बाद एच है, उसके बाद ई है, क्योंकि एक बार अरेंजमेंट करने के बाद हमको उसी मालूमात के ऊपर आगे के सवालात को सॉल्व करना है। ओके, तो यहाँ पर देखिए सवाल क्या है, व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ जी विथ रिस्पेक्ट टू ई, यानी जी के ई के हवाले से जी की पोजीशन क्या होंगी, बराबर। तो अब ई के हवाले से अगर हम देखेंगे तो देखिए ई हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ई यहाँ पर है और जी यहाँ पर है, तो अगर इसके हिसाब से हम जाए तो देखिए ये कहाँ पर है, ई के लेफ्ट में है, किधर है, ई के लेफ्ट में, कितने नंबर पर है, 1 2 एंड 3, यानी थर्ड टू द लेफ्ट आ जाएंगे, इसकी पोजीशन क्या आएंगी, थर्ड टू द लेफ्ट। आपको डायरेक्शन भी समझ में आनी चाहिए क्योंकि ये नॉर्थ की तरफ फेस करके बैठे हैं, तो इसके लिए ये इनका राइट होगा, ये इनका लेफ्ट होगा। तो अब ई के हिसाब से अगर हम जी की पोजीशन देखें तो ई के वो लेफ्ट में है और कितने नंबर पर है, थर्ड नंबर पर, तो थर्ड टू द लेफ्ट इसका सही आंसर होगा। देखिए आंसर गिवन है थर्ड टू द लेफ्ट, यहाँ पर हम देख सकते हैं। तो देखिए एक बार आपने अगर वो इन्फॉर्मेशन को अच्छे से ड्रॉ कर दिए तो कितनी आसानी से हम जवाब तक पहुंच रहे हैं। अब देखिए वैन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है ये, क्या क्वेश्चन है देखिए, इन द गिवन फिगर सर्कल रिप्रेजेंट यूथ, यानी जो सर्कल है वो यूथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, उसके बाद ट्रायंगल रिप्रेजेंट द पर्सन हु आर इन जॉब, और जो ट्रायंगल है वो कौन से लोगों को बता रहा है, जो कि जॉब पर है, इस तरह से ट्रायंगल यहाँ पर, सॉरी
इस तरह से गिवन है। तो ये यूथ को बता रहा है। ट्रायंगल रिप्रेजेंट द पर्सन हु आर इन जॉब, ये जॉब वालों को बता रहा है। और जो रेक्टेंगल है, अब रेक्टेंगल कहाँ से जा रहा है, इस तरह से, यहाँ से यहाँ, इस तरह से ये रेक्टेंगल जा रहा है। तो रेक्टेंगल किसको बता रहा है? रेक्टेंगल रिप्रेजेंट इलिटरेट, यानी गैर ख्वानदा जो लोग होते हैं, इलिटरेट, उन्हें ये बता रहा है। तब सवाल क्या है देखिए आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग डिपिक्ट इलिटरेट यूथ हु हैव जॉब, यानी ऐसे कौन से लोग हैं जो इलिटरेट हैं, यंग है और जॉब पर हैं। तो यानी हमको ऐसा देखना है कि जहाँ पर सर्कल का भी पार्ट आता है, जहाँ पर ट्रायंगल का भी पार्ट आता है और जहाँ पर रेक्टेंगल का भी पार्ट आता है। तो देखिए अगर आप फिगर में देखेंगे तो ये जो थर्ड, ये वाला जो हिस्सा दिख रहा है वो ही ऐसा है जहाँ पर सर्कल, ट्रायंगल और रेक्टेंगल तीनों भी क्या हो रहे हैं, मर्ज हो रहे हैं वहाँ पर। तो यानी इसका जो है क्या सही जवाब होगा, थोड़ा सा ब्लर हो रहा है, हम देख सकते हैं इसको इस तरह से जूम करके। तो यहाँ पर हमको ये वाला जो पार्ट है, देखिए ये वाला जो पार्ट है ये ऐसा नज़र आ रहा है जिसमें देखिए रेक्टेंगल का भी पार्ट हो गया यहाँ पर, और सॉरी ट्रायंगल और रेक्टेंगल सबके पार्ट यहाँ पर आ रहे हैं। तो इसका जवाब जो होगा वो 3 हो, 3 जो है इसका सही जवाब होगा। यानी कि ऐसे लोगों को बताता है, 3 ऐसे लोग हैं जो यूथ हैं, इलिटरेट हैं और जॉब पर हैं। ओके, तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होंगी। जो भी आपको बातें बताई गई है, समझाई गई है, आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। कोई भी सजेशन है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और मुझे दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।